उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा उपचुनाव की कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाली है। आज सीएम ने 2 जनसभाओं को संबोधित किया, जिसमें नौगांव सादात की और टुंडला विधानसभा सीटों पर जनसभाएं की। उनके साथ प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। उपचुनाव की कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ संभाले हुए हैं। आज उन्होंने जनसभाएं भी शुरू की। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं में दोनों डिप्टी सीएम ने भी हिस्सा लिया। आज 2 विधानसभा सीटों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभाएं कर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील भी किया। भारतीय जनता पार्टी सभी विधानसभा उप सीटों पर चुनाव जीतना चाहती है, जिसको देखते हुए सीएम ने खुद कमान संभालते हुए आज से जनसभाएं करना शुरू कर दिया है। गाजियाबाद में धर्मांतरण कर योगी सरकार के खिलाफ रची बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ एफआईआर करने वाले मोन्टू वाल्मीकि ने बताया कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके लोगों को कैसे बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराया। आपको बता दें कि गाजियाबाद के करहेड़ा गांव में 236 परिवारों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने की खबर आई थी, जिसमें बताया गया था कि वाल्मीकि समाज के लोगों ने हाथरस कांड से आहत होकर बौद्ध धर्म अपनाया है। उसमें यह भी कहा गया कि वाल्मीकि समाज के लोगों को हर क्षेत्र में उत्पीड़न होता है, जिसके चलते उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। लेकिन इसी समाज के मोन्टू वाल्मीकि ने R9 टीवी में पूरे धर्मांतरण की परतें खोल दी और आम आदमी पार्टी की करतूतों का पर्दाफाश किया। मोन्टू ने बताया कि आम आदमी पार्टी की तरफ से पवन नाम के शख्स को पैसे दिए गए और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पवन को अपने घर बुलाया और उन्हें पैसे देकर यहाँ के लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया। मोन्टू का साफ कहना है कि धर्म परिवर्तन अरविंद केजरीवाल के कहने पर किया गया, पैसों का लालच दिया गया, लोगों को नौकरी का झांसा दिया गया। अब इस पूरे मामले में सरकार ने जांच की बात की है। यूपी राज्य सेतु निगम में उल्टी गंगा बह रही है। जिन अफसरों ने 40 करोड़ से ज्यादा की क्षति सेतु निगम को पहुंचाई, उन अफसरों को विभाग का कार्यवाहक एमडी और दूसरे अफसर को 3 बड़े जिम्मेदार पद दे दिए, जो कि शासन की बिना मर्जी से नहीं दिए जा सकते। ऐसे में एक बात साफ है कि इन दागी अफसरों के सहारे सेतु निगम क्या कुछ कर पाएगा। यूपी राज्य सेतु निगम में 40 करोड़ का घोटाला हुआ। इस घोटाले के साक्ष्य R9 टीवी के पास मौजूद हैं। दरअसल हरिद्वार में NHI के पुल का यूपी सेतु निगम की इकाई को बनवाने का जिम्मा दिया गया। इस प्रोजेक्ट में सेतु निगम के इंजीनियरों ने 200 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए। जब CAG का ऑडिट हुआ तो करोड़ों रुपए ज्यादा खर्च की बात सामने आई। सैकड़ों करोड़ के इस प्रोजेक्ट की महालेखा जांच में 40 करोड़ से ज्यादा घोटाले का खुलासा हुआ। CAG ने घोटाले की जांच की सिफारिश की और जांच शुरू की गई। जांच टीम ने जब जांच की तो उसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। दरअसल 40 करोड़ से ज्यादा का खर्च सेतु निगम पर अतिरिक्त आया, यानी कि 40 करोड़ की सेतु निगम को हानि हुई। तत्कालीन GM कमर्शियल और इस समय कार्यवाहक MD अरविंद कुमार श्रीवास्तव को इस प्रोजेक्ट के चेक करने की जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई और करोड़ों रुपए लूटने दिए। जांच टीम ने तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक अशेष श्रीवास्तव को 40 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का जिम्मेदार ठहराया है। सेतु निगम को 40 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचाने वाले को ही विभाग का MD बना दिया। अब सवाल यह उठता है कि जब 40 करोड़ का नुकसान सेतु निगम को जिस अफसर ने पहुंचाया, उसको ही विभाग का मुखिया बना दिया, तो आखिर MD की जांच भला कौन कर पाएगा। यूपी हेल्पलाइन ने अब शिकायतकर्ता से पुलिस पूछेगी, बतावा का शिकायत बा। ये इसलिए संभव होगा क्योंकि अब सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद यूपी 112 के अधिकारियों ने तैयारी कर रखी है कि अब शिकायतकर्ता से उसी क्षेत्रीय भाषा में बातचीत की जाएगी। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति का अभियान शुरू कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने में जुटे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि महिलाओं को पुलिस के साथ अपनी परेशानी शेयर करने में कोई झिझक न हो। ऐसे में कई बार भाषा और बोली में दिक्कत आ जाती है। कोई महिला खड़ी हिंदी में बात करना नहीं जानती है तो पुलिस अपनी बात समझाने में परेशानी होती है। सीएम योगी के निर्देश पर यूपी पुलिस अब समस्या का हल कर चुकी है, जिससे अब यूपी 112 आपसे क्षेत्रीय भाषा में ही बातचीत करेगी। मिशन शक्ति के तहत
महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबरों के प्रचार प्रसार पर मुख्यमंत्री ने खासा जोर था। ऐसे में महिलाओं को सहूलियत देने के लिए यूपी हेल्पलाइन ने अब भोजपुरी, अवधी, ब्रज, बुंदेली और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में जवाब देने की तैयारी कर चुकी है। क्षेत्रीय भाषा में बात करने वाले लोगों को यूपी 112 में अपनी परेशानी बताने में कोई समस्या न हो, इसी के चलते ये फैसला लिया गया है। यूपी 112 समय समय पर ऐसे कई कदम उठाती रहती है जिससे शिकायतकर्ताओं को कोई समस्या का सामना न करना पड़े और उसे आसानी से पुलिस सहायता मिल सके। धर्म और आस्था अपनी जगह होती है, लेकिन जब धर्म और मजहब के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि तकलीफ पहुंचती है। कुछ ऐसा ही होता है उन सीधी सादी महिलाओं के साथ जो अपनी जरूरतों के लिए ऐसे झाड़ फूक वाले बाबा के चक्कर में पड़ती है जो ढोंगी किस्म के होते हैं। R9 टीवी ने एक ऐसे ही बाबा का पर्दाफाश कर उसे जेल भिजवाया। आपको बता दें, महिलाओं की बीमारी ठीक करने, भूत प्रेत उतारने का झांसा देकर झाड़ फूक के नाम पर उनसे अश्लीलता करने वाला काला बाबा और निसार हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें, काला बाबा नाम से ये कई साल से मजार पर बैठकर महिलाओं से अश्लीलता कर रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपित काला बाबा के खिलाफ महिलाओं से अश्लील हरकत करना, धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने काला बाबा को इस दौरान जमकर पीटा। स्थानीय लोगों ने बाबा को महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। लोगों की बीमारी को ठीक करना, निसंतान को संतान देना, ये भगवान का काम होता है, लेकिन अक्सर हम ऐसे तथाकथित बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं जो हमें सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं। तो R9 टीवी की आप लोगों से यही अपील है कि ऐसे बाबाओं के चक्कर में अपने जीवन को ना बर्बाद करें और अपने दिमाग से काम लें। R9 टीवी की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर देखने को मिला है, जहां R9 टीवी पर खबर चलने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे LT ग्रेड शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों से मुलाकात की। वहीं उन्हें यह भी आश्वासन दिया कि कल तक उन्हें नियुक्ति पत्र जरूर दे दिए जाएंगे। 2018 में आई LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी करीब 2 सालों से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, जिसके संबंध में बीती 16 तारीख को माध्यमिक शिक्षा विभाग ने नियुक्ति पत्र देने की घोषणा की थी, लेकिन 16 तारीख को अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, जिससे नाराज होकर अभ्यर्थी लगातार प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं आज अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थी लखनऊ शिक्षा निदेशालय पहुंचे थे, जिसकी खबर R9 टीवी ने प्रमुखता से दिखाई थी। खबरों का संज्ञान लेते हुए अभ्यर्थियों से अधिकारियों ने मुलाकात की और कल तक नियुक्ति पत्र देने का आश्वासन भी दिया। वहीं इसके साथ में यह भी कहा कि 10 चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दे सकते हैं। नियुक्ति पत्र मिलने के आश्वासन के बाद अभ्यर्थियों के चेहरे पर रौनक जरूर आई, लेकिन जिस तरह से 2 सालों से भर्ती रुकी हुई है, अभ्यर्थियों का कहना है कि जब वो अपनी आंखों से नियुक्ति पत्र देख लेंगे तभी उन्हें संतुष्टि मिलेगी। हाथरस मामले में कथित रेप और हत्या के मामले ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। जहां सीबीआई की जांच पड़ताल में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, वहीं अब मामले ने जातिगत रंग रूप लेना शुरू कर दिया है, जिसमें यूपी STF जल्द ही मामले की साजिश के एंगल के तहत जांच करेगी। 4 सितंबर को हाथरस में एक दलित युवती के साथ कथित रेप और मर्डर की वारदात सामने आई थी, जिसमें सीबीआई लगातार मामले की जांच पड़ताल और पीड़ित परिवार के साथ आरोपी पक्ष से लगातार पूछताछ कर रही थी। वहीं गाजियाबाद से कल वाल्मीकि समुदाय के करीब 236 लोगों के धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने के बाद हंगामा मच गया है। आपको बता दें कि गाजियाबाद से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने के बाद हाथरस की घटना के बाद अब यूपी STF राज्यों में फैलाए जा रहे जातिगत संघर्षों की साजिश के तहत अब घटना की जांच करेगी, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि टीम जल्द ही हाथरस रवाना होगी और मौके वारदात पे पहुंचकर साजिश छुड़ाने की कोशिश करेगी। कोरोना काल में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का दिल्ली दौरा और उस पर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा विपक्ष के निशाने पर है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज दिल्ली दौरे पर रहे, जहां केंद्र सरकार के कई मंत्रियों से मुख्यमंत्री मुलाकात कर प्रदेश के विकास पर चर्चा कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे से राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हो रही है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि 4 साल में अगर CM रावत मंत्रिमंडल विस्तार करते हैं तो यह विधायक की बलि चढ़ाने वाला फैसला होगा। 1 साल के लिए अगर कोई मंत्री बनता है तो फिर उसका चुनाव हारना तय है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री को योग्य विधायक तलाश कर मंत्री बनाने की बात कही थी। लगता है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को 4 साल बाद अपने विधायकों में योग्य विधायक नजर आने लगे हैं। त्रिवेंद्र रावत कैबिनेट में फिलहाल 3 कैबिनेट मंत्रियों के पद खाली पड़े हैं, जिनको भरने के लिए गाहे बगाहे सुगबुगाहट होती रहती है। ऐसे में मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा चर्चाओं को आम कर चुका है कि जल्द ही उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार होगा।
राज्य में महिला अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और अधिकारी अलग ही तर्क दे रहे हैं। राज्य में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण अब राज्य में महिला अपराधों में हो रहे इजाफे से लगाया जा सकता है। राज्य में महिला अपराधों में खासा इजाफा होने को अधिकारी जागरूकता बता रहे हैं। आला अधिकारियों के अनुसार महिलाओं के उत्पीड़न के मामलों की रिपोर्ट लगातार थानों में दर्ज हो रही है। वहीं महिलाएं भी अपनी सुरक्षा को लेकर जागरूक हुई हैं, जो मामलों को छुपाने के बजाय पुलिस को बताकर अपनी शिकायतें दर्ज करा रही हैं। डीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने बताया कि महिलाएं जागरूक हुई हैं, जिसका नतीजा है कि वो अपनी शिकायतें पुलिस में दर्ज करा रही हैं और पुलिस उस मामले पर कार्रवाई भी कर रही है। बुलंदशहर के जहांगीराबाद क्षेत्र के सिद्धार्थ नगला गांव में उस वक्त सनसनी मच गई जब गांव के ही एक वृद्ध किसान का शव जंगल में पड़ा मिला। गांव के लोगों का कहना है कि किसान पूरी रात एक जागरण में था। सुबह के वक्त जब वो जंगल की ओर जा रहा था तो कुछ अज्ञात हमलावरों ने किसान के ऊपर पीछे से धारदार हथियार से हमला बोल दिया, जिसके बाद किसान की तड़प कर मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, ये तस्वीरें बुलंदशहर के सिद्धार्थ नगला गांव की हैं, जहां पर एक किसान का शव मिलने से पूरे गांव में सनसनी मच गई। हालांकि पुलिस ने आनन फानन 3 लोगों को गिरफ्तारी की है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस की माने तो मृतक शराब का आदी था, ज़रूर शराब पीकर किसी से विवाद रहा होगा, जिसकी गुत्थी जल्द पुलिस सुलझा लेगी। पुलिस का कहना है कि ज़रूर इस हत्याकांड के पीछे कोई अपना है। शक के आधार पर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक जल्द ही इस पूरे मामले की गुत्थी को सुलझा दिया जाएगा। बुलंदशहर से कैमरा पर्सन निशान के साथ समीर अली, R9 TV। यूपी के रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग की उस दलील को खारिज कर दिया है, जिसमें ये कहा गया था कि अब्दुल्ला आजम खान का केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज अहम निर्देश जारी करते हुए रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने का आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट ने तुरंत चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। रामपुर के स्वार तहसील के नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष शफीक अहमद की अर्जी पर हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस पंकज भाटिया की डिवीजन बेंच ने ये आदेश दिया। हाई कोर्ट के आदेश के बाद स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। संभावना जताई जा रही है कि हफ्ते भर में नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है। वहीं हाई कोर्ट का ये आदेश आजम खान परिवार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अलीगढ़ में एक और बेटी दहेज लोभियों की शिकार हो गई। मौत से पहले वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पीड़िता द्वारा वायरल किया गया है, जिसमें ससुराल पक्ष के लोगों को ठहराया गया है जिम्मेदार। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बता दें, देहलीगेट थाना क्षेत्र के सराय मियाँ की रहने वाली 23 वर्षीय चांदनी की शादी बड़े ही धूमधाम से मुस्लिम रीत रिवाज के साथ देहलीगेट थाना क्षेत्र के शाहजमाल इलाके में हुई थी। शादी के बाद से ही पति महिला के साथ दहेज के लिए आए दिन मारपीट करने लगा। हद जब पार हो गई तो इतनी बुरी तरीके से पीटा कि गंभीर हालत में परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया। हालत बिगड़ने पर आनंद फानन में उसे दिल्ली के एक निजी हॉस्पिटल में ले गए, जहां इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। अब देखने वाली बात यह है कि आरोपी सास, ससुर और पति को पुलिस कब तक गिरफ्तार करेगी। घटना जो भी रही हो, मगर एक बिटिया दहेज लोभियों की वजह से दुनिया को अलविदा कह गई है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस जांच में कौन दोषी और कौन निर्दोष साबित होता है। रामपुर में मिशन शक्ति के अंतर्गत होनहार बेटियों को रामपुर की कमान सौंपी गई। आज रामपुर में बेटियों ने कार्याध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला, जहां पे बेटियों को 2 घंटे का वक्त दिया गया, जहां पे उन्होंने प्रशासनिक कार्य भी किए और कार्यालयों के निरीक्षण भी किए, जहां फरियादियों की फरियाद को बड़े सही तरीके से सुनते हुए उसमें आदेश भी पारित किए। आदेश में कहीं तो 1 हफ्ता तो कहीं 2 दिन के अंदर निस्तारण करने का आदेश भी दिया गया। तो रामपुर में आज मिशन शक्ति के अंतर्गत लगभग 60 से 70 प्रशासनिक डिपार्टमेंट में रामपुर की होनहार बेटियों को नामित कर कार्यालय अध्यक्ष बनाया गया था। कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को सशक्त और आत्मविश्वास बढ़ाने के क्षेत्र में ये रामपुर के अंदर एक बहुत बड़ी पहल थी, जिसको जिलाधिकारी से लेकर मुख्य विकास अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक जैसे पदों से लेकर ग्राम पंचायतों में आज रामपुर की बेटियों को नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया था। जिस तरह से रामपुर में मिशन शक्ति के अंतर्गत बेटियों को
और महिलाओं के लिए सशक्तिकरण और आत्मविश्वास पैदा करने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई। इसमें 60 से 70 विभागों के अंदर बेटियों को आज रामपुर में विभाग अध्यक्ष बनाया गया, जहां पे बेटियों ने बखूबी काम करके ये जता दिया कि अगर उनको अवसर दिया गया तो वो बहुत बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था को अंजाम दे सकती हैं। चर्चित संजीत हत्याकांड में पुलिस ने कोर्ट में 8 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। लैब टेक्नीशियन संजीत यादव हत्याकांड में बर्रा पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस ने चार्जशीट में वैज्ञानिक सीडीआर फॉरेंसिक साक्ष्यों को शामिल किया है। पुलिस ने चार्जशीट में कुलदीप, रामजी शुक्ला, ज्ञानेंद्र यादव, नीलू, सिम्मी, चीता, सीमा और कृष्ण कुमार को आरोपी बनाया है, जबकि एक आरोपी राम आशीष अभी फरार है। इसके खिलाफ पुलिस बाद में चार्जशीट दाखिल करेगी। संजीत की हत्या उसके ही दोस्तों ने अपहरण के बाद कर दी थी। इस मामले में पुलिस पर अपहरणकर्ताओं को फिरौती दिलाने का आरोप लगा था। साथ ही अभी तक संजीत का शव बरामद भी नहीं हुआ है। वहीं संजीत का परिवार इस मामले की जांच के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश कर रहा था। प्रदेश सरकार ने भी सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, मगर अब जब चार्जशीट दाखिल हो गई है तो संजीत का परिवार काफी मायूस है। कोरोना काल में जहां पूरे देश में बेड और डॉक्टरों की भारी कमी है, तो वहीं देवरिया जिले के जिला हॉस्पिटल में एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसको देखकर आप हंसने लगेंगे। बाबू मोहन सिंह जिला अस्पताल देवरिया में महिलाओं और पुरुषों का इलाज वर्षों से होता आ रहा है। वहीं अब जिला अस्पताल बेसहारा जानवरों का प्रसव केंद्र बना हुआ है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जिला अस्पताल में पुरुष सर्जिकल वार्ड एवं बच्चों के वार्ड के निकट लिनन स्टोर रूम में एक कुतिया ने करीब आधा दर्जन बच्चों को जन्म दिया है। सवाल यह उठता है कि लिनन स्टोर रूम में जानवर कैसे पहुंच रहे हैं और लापरवाही कैसे बरती जा रही है। चादर, गद्दे आदि कपड़े, बिस्तर रखने वाले कमरे में जानवरों का बसेरा है। प्रसव केंद्र है तो मरीजों को साफ चादर और अन्य इस्तेमाल होने वाले कपड़े कितने स्वच्छ होंगे, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। इस तरह की तस्वीर आने के बाद सोशल मीडिया पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की प्रमुख जेलों में शुमार हरिद्वार जेल एक बार फिर सुर्खियों में है। इतनी बड़ी जेल में पिछले कई महीनों से जेलर की नियुक्ति तक नहीं है। जेल में 800 कैदियों को रखने की क्षमता है, लेकिन बावजूद इसके 1300 कैदी जेल में ठूस कर भरे गए हैं। हरिद्वार जेल बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है। सूबे की बड़ी जेल में शुमार हरिद्वार जेल की कमान संभालने के लिए अधिकारी ही नहीं, इसके उलट प्रदेश की कई छोटी जेलों में जेल अधीक्षकों की तैनाती की गई है। फिलहाल जेलर SM सिंह के खुद को होम आइसोलेट कर लेने के बाद इस बड़ी जेल की जिम्मेदारी प्रधान बंदी रक्षक संभाल रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी हैरानी की बात है। हरिद्वार जेल में 800 कैदियों को रखने की क्षमता है, जबकि यहाँ करीब 1100 सजायाफ्ता और विचाराधीन कैदी रखे गए हैं। हरिद्वार जेल में फिलहाल अधिकारी के तौर पर केवल जेलर SM सिंह ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ना तो जेल में एक भी डिप्टी जेलर है और ना ही जेल अधीक्षक की तैनाती कई माह से की गई है। ये हैरान करने वाली बात है, वो भी उस दौरान जब हरिद्वार जेल मानो लावारिसी चल रही हो। कोरोना काल चल रहा है और हरिद्वार जेल में 200 से अधिक कैदी पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले 4 दिन से कोरोना के लक्षण होने के चलते जेलर SM सिंह ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। इन हालात में इससे बड़ी जेल की व्यवस्था 2 प्रधान बंदी रक्षक ही संभाल रहे हैं। हरिद्वार जेल पहले से ही कई विवादों में रही है। हरिद्वार जेल में बंद कैदी खूंखार किस्म के हैं। ऐसे में नए IG जेल के सामने इन चुनौतियों को पार पाना एक बड़ी समस्या होगी। टिहरी के बासैतोल में स्थित श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय अब नई शिक्षा नीति के तहत रोजगार परक पाठ्यक्रमों की शुरुआत करने पर जोर दे रहा है। ये व्यावसायिक पाठ्यक्रम 6 माह के सर्टिफिकेट और 1 वर्ष डिप्लोमा विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाएगा। दरअसल श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी नई शिक्षा नीति के तहत रोजगार परक पाठ्यक्रमों की शुरुआत करने पर जोर दे रहा है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर होंगे ही, वहीं 6 माह के सर्टिफिकेट कोर्स और 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स करवाएगा। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर PP ध्यानी का कहना है कि इस कोरोना काल के दौरान सबसे ज्यादा असर रोजगार पर पड़ा है, इसलिए नई शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालय ने रोजगार परक व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शुरुआत करने पर रणनीति बना रहा है, ताकि इस रोजगार के माध्यम से युवा अपना बेहतर भविष्य बना सकेंगे या फिर अन्य जगहों पर रोजगार तलाश कर सकते हैं। जी हां, अगर श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के रोजगार परक पाठ्यक्रमों की शुरुआत जल्द करता है तो कोविड-19 के दौरान घर लौटे प्रवासियों को इन रोजगार परक व्यवसायिक विषयों को चुनकर 6 माह का सर्टिफिकेट व 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, साथ ही रोजगार अपना सकते हैं।